गाजा की तबाही पर तुर्की संसद स्पीकर का बड़ा ऐलान। इजरायली नेताओं को उनके अपराधों की सजा मिलेगी, अदालत में घसीटा जाएगा। बोले वक्त है सबसे बड़ी जंग की। अगली खबर में आपको बताएंगे फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ इजरायल का तनाव काफ़ी बढ़ गया है। यही नहीं, नेतन्याहू ने तो ऑस्ट्रेलिया को गद्दार और फ्रांस को लेकर जो बयान दिया है सुनकर आपको भी काफ़ी हैरानी होगी। और साथ में आपको बताएंगे अफगानिस्तान के बाद अब इराक से अमेरिका के पैर उखड़ने वाला है। इराक से भी अमेरिकी सैनिक बोरिया बिस्तर बांधकर वापस चले जाने की तारीख का ऐलान हो गया है। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात यह है कि ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने इस पर जो ऐलान किया है वो काफ़ी अहम है। लेकिन एक चीज़ का खतरा भी है, सब कुछ आपको बताएंगे। इनके अलावा यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की क्या मांग है। तो दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप कमेंट में बताएं कि क्या इजरायल इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, हाँ या ना। तो इसी के साथ बात करते हैं पहली खबर की। दोस्तों तुर्की की तरफ से इजरायल के खिलाफ एक सख्त ऐलान किया गया है और उनके अपराधी नेताओं को जवाबदेह ठहराने का ऐलान किया गया है। दरअसल तुर्की के संसद स्पीकर नोमान कुर्तुलमुश ने मंगलवार को इजरायल को सीधा चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा फिलिस्तीनियों पर किए गए हर अपराध का अब हिसाब होगा। दशकों से चले आ रहे नरसंहार और हत्याओं पर जो चुप्पी थी, जो बिना सजा के रह गई, अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है। कुर्तुलमुश ने कहा आखिर उन्होंने इतने बड़े बड़े नरसंहार क्यों किए, क्यों हर बार बच निकले? क्योंकि इजरायल को अछूता माना जाता था, ऐसा देश जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा अब हालात बदल गए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC और दूसरी वैश्विक अदालतों के फैसले साफ बता रहे हैं कि अब इजरायल जवाबदेह बनेगा। अब उसे अदालत में घसीटा जाएगा और ज़रूर घसीटा जाएगा। तुर्की संसद के स्पीकर ने वादा किया कि बहुत जल्द गाजा में नरसंहार यानी कत्लेआम के जिम्मेदार लोग अदालत के कटघरे में खड़े होंगे। एक एक करके सबको उनके अपराधों का हिसाब देना होगा और सज़ा मिलेगी। कुर्तुलमुश ने कहा जब दुनिया का ज़मीर एक साथ खड़ा हो जाए तो उसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती और अब वक्त बदल चुका है। उन्होंने इजरायल के बड़े बड़े दावों पर भी करारा हमला किया। गाजा को नक्शे से मिटाने और उसे पूरी तरह कब्जा करने जैसी धमकियों पर मत जाइए और उन ताकतवर मुल्कों से भी मत डरिए जिनकी बड़ी बड़ी फौजें इजरायल के पीछे खड़ी है। सच्चाई ये है कि उन्हीं देशों में आम जनता का दिल फिलिस्तीन के साथ है। वहाँ के बुद्धिजीवी भी फिलिस्तीन के हक में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त एक बड़ी जंग का है। ये जंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ना ही सिर्फ एक कौम की है, ये पूरी इंसानियत की जंग है। कुर्तुलमुश ने आखिर में कहा भले ही जंग का केंद्र फिलिस्तीन है, लेकिन असली मकसद है इंसाफ की तलाश है और इस इंसाफ की लड़ाई अब पूरी दुनिया की लड़ाई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों दुनिया में कोई भी, चाहे कोई भी हो, जो भी इजरायल के खिलाफ उनके करतूत पर कुछ बोलेंगे या फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाएंगे तो इजरायल की नज़र में हमेशा वो यहूदी विरोधी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। दोस्तों इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नेतन्याहू ने कहा है कि मैक्रोन का फिलिस्तीन को देश मानने का ऐलान यहूदी विरोध की आग को और बढ़ा देगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने साफ जवाब दिया कि उसे यहूदी विरोध से लड़ने के लिए किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है। फ्रांस प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने लिखा आपका फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कोई असली कूटनीति नहीं है, बल्कि ये तुष्टीकरण है। ये हमास को आतंकवाद के लिए इनाम देने जैसा है। मतलब 62,000 मासूमों की जान लेने वाला इजरायल अभी भी खुद को बेगुनाह समझ रहे हैं। खैर नेतन्याहू ने आगे कहा कि ये कदम हमास के बंधकों को रिहा ना करने के जिद्दीपन को और मजबूत करेगा। इससे फ्रांस में यहूदियों को धमकी देने वालों का हौसला बढ़ेगा और आपके शहरों की सड़कों पर यहूदियों के खिलाफ नफरत और ज़्यादा फैलेगी। नेतन्याहू ने फ्रांस से अपील की कि वो कमज़ोरी की जगह कार्रवाई करे, नरमी की जगह सख्ती दिखाए और ये सब 23 सितंबर यानी यहूदी नए साल से पहले होना चाहिए। इस पर फ्रांस ने जवाब दिया और कहा हमें यहूदी विरोध से लड़ने के लिए किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को इजरायल ने तो गद्दार कह दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया की यहूदी कम्युनिटी को छोड़ दिया है और इस्राएल के साथ गद्दारी की है। ये बयान ऐसे समय आया है जब इस्राएल ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई डिप्लोमेट्स के वीज़े रद्द कर दिए जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए काम करते थे। दोस्तों, इस्राएल को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात से लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। यही नहीं, एक इस्राएली कट्टरपंथी सांसद पर भी बैन लगाया है और वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था तो उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इतिहास अल्बानीज को एक कमज़ोर नेता के तौर पर याद रखेगा जिसने इस्राएल से गद्दारी की और ऑस्ट्रेलिया के यहूदियों को त्याग मतलब छोड़ दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने 24 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़लस्तीन को एक आज़ाद देश मानने का ऐलान करेंगे। मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, फ्रांस ने फ़लस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है। यह हमारे पुराने वादे को निभाने का कदम है ताकि मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति लाई जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगले महीने से अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इराक से अपने फौजें वापस बुलाना शुरू करेगा। ये ऐलान इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के वरिष्ठ सलाहकार हुसैन अल्लावी ने सरकारी मीडिया को दिया। उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद है इराकी सेना को और मजबूत करना, गठबंधन का मिशन ख़त्म करना और दुनिया के बाकी देशों के साथ स्थायी सुरक्षा संबंध बनाना। इस समझौते के मुताबिक सितंबर 2025 तक बगदाद और ऐन अल असद से विदेशी फौजें निकल जाएंगी और दूसरा चरण सितंबर 2026 में पूरा होगा। इसके बाद नई साझेदारी सलाह और ट्रेनिंग पर फोकस करेगी। सरकारी प्रवक्ता सबाह अल नुमान ने भी कहा कि ये कदम साबित करता है कि अब इराक खुद आतंकवाद से लड़ने के काबिल हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जिनका काम मुख्य तौर पर ट्रेनिंग और एडवाइजिंग है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ग्रुप्स यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक जो अक्सर अमेरिकी ठिकानों पर हमले करते हैं। प्रमुख शिया मिलिशिया हरकत अल नुज़बा के सीनियर लीडर मेहदी अल काबी ने कहा, चाहे अमेरिका की फौजें निकल भी जाएं, लेकिन हमारा हथियार हम कभी नहीं डालेंगे, ना लेबनान में ना इराक में। अगर अमेरिका समझता है कि उसके निकलते ही हमें रोका जा सकेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका इराक में अपने जासूस से बिठाए हुए हैं, हमें सब मालूम है और अमेरिका सबसे ज़्यादा डरता है इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज और रेजिस्टेंस गुटों से। वैसे ये भी आशंका है कि अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद इन रेजिस्टेंस गुटों पर अमेरिका और इस्राएल मिलकर हमला भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस यात्रा और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक संभव हो सकती है, लेकिन सवाल है कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की शर्तें क्या है। सबसे अहम मांग नाटो को लेकर है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। रूस चाहता है कि इस बात की फिर से पुष्टि हो यानी गारंटी मिले और उसे औपचारिक रूप से लागू किया जाए। दूसरी बड़ी मांग डोनबास क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल है। इसका मतलब होगा कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहानस्क के उन हिस्सों से भी पीछे हटना होगा जो अभी उसके पास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते अलास्का में हुई बैठक में पुतिन ने ट्रंप के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा। इसके तहत यूक्रेन को डोनेट्स्क से पीछे हटना होगा और बदले में रूस जपोरिजिया और खेरसोन में मोर्चे को वहीं रोक देगा। रूस डोनबास को अपना इलाका मानता है। वो पहले से लुहानस्क का ज़्यादातर हिस्सा और डोनेट्स्क का लगभग 70% कब्जे में रखता है। इसके अलावा रूस ने 2014 में कानून तोड़कर क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया था। पुतिन ने युद्ध विराम की मांग को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को भी अपनी राय से सहमत कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध विराम के बजाय सीधे स्थायी शांति समझौते की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। इसे उनकी नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की खबरें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।